हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। अभी BPSC का BCS का पेपर कर रहे हैं और जो कि आने आगे आने वाले किसी भी BCS के लिए एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। जनरल में जैसे SSC, रेलवे, BSSC इंटर लेवल या फिर बिहार का जो ग्रेजुएट लेवल BSSC का होता है, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। BPSC का फुल लेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ हो सके। ठीक है दोस्तों, और सेक्शन वाइज भी करते चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, ज्योग्राफी का भी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट लगभग पूरा कंप्लीट करवाया जा चुका है, और इंडियन ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, तो उसको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 56वीं से 59वीं BPSC का पेपर है जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, 56वीं से 59वीं का पेपर है। चलिए करते हैं। पेनाइन जो कि यूरोप में है, पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत उदाहरण है किस प्रकार की पहाड़ियों का उदाहरण है ये? पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत उदाहरण है किस प्रकार की? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, पेनाइन, अपलेशियन और अरावली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूरोप के पेनाइन, अमेरिका के अपलेशियन और भारत के अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो USA है। ठीक है, ये डाटा, ये इकोनॉमी का डाटा अंतिम में मतलब कि अपडेट भी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो USA है, सी आंसर होगा। ये शहर और नदी का नाम है। ठीक है, शहर किस नदी के किनारे है वो मैच करना है। तो रोटरडम किस नदी के किनारे है? तो रोटरडम जो है राइन नदी के किनारे है। रोटरडम राइन नदी के किनारे है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, रोटरडम राइन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, पेरिस काफ़ी बार पूछा जाता है सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नदी और उसके किनारे जो शहर होते हैं इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पे? तो गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा है कनाडा की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सब में USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत में तो सबसे बड़ी कनाडा की है तटीय रेखा, इनमें सी आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है, कितनी? तो 2,02,080 किलोमीटर लंबी है। और ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? तो 25,750 किलोमीटर। और USA की कितनी है? तो 19,924 किलोमीटर। और भारत की 7,517 किलोमीटर तटीय रेखा है। तो इनमें कनाडा की सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें सबसे सूखा स्थान लेह है। मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु में तो लेह सबसे सूखा स्थान है, क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे कम होती है। लेह, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
लेह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वर्षा 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किन में, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में। हरियाणा में नहीं की गई है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में नहीं की गई है, सी होगा आंसर। ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ, तो पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में वहाँ की कुल जनसंख्या के 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30%, कर्नाटक में 7% जनजातियां पाई जाती हैं वहाँ की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। मिड 50s में भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो महालनोबिस जो प्लान लाया गया था वो इसका उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, यही उद्देश्य था, ये भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का आधार तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इस योजना में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य कृषि विकास पर था। जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन दूसरे में जो महालनोबिस प्लान मॉडल पे आधारित था उसमें भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन था इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये क्या है शिशु मृत्यु दर? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। ध्यान रखेंगे। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। सी आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा से क्षेत्र से। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? तो इनमें से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है योजना आयोग के अनुसार? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन, यही सही है। ए 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, योजना आयोग ने गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपये प्रतिदिन को गरीबी रेखा मापन का आधार बनाया था। ध्यान रहे, वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग कार्य कर रही है, जो कि नीति आयोग कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। ठीक है, अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं तत्कालीन वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी जो प्रधानमंत्री होते थे वही अध्यक्ष होते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्तंभ 1 और स्तंभ 2 इसमें मिलान करना है। तो 1955 में क्या रहा है? 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम कब लाया गया था? तो 1955 में लाया गया था। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा होगा। ठीक है, 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लाया गया। और 1964 में क्या लाया गया? तो 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। और 1982 में किसकी? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में की गई। ठीक है, 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई 1982 में। और 1987 में किसकी? तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई 1987 में। ध्यान रखेंगे। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा हो गया। तो सी आंसर हो गया। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में, और भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं ना, 1982 में। और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ठीक है, ये स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार से संबंधित है। ठीक है, ओपन जनरल लाइसेंस किससे? तो विदेश व्यापार से। ट्राइसेम किससे? तो ट्राइसेम है रोजगार से संबंधित है। और थोक मूल्य सूचकांक किससे? तो मुद्रास्फीति से संबंधित है थोक मूल्य सूचकांक। और नगदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, नगदी रिजर्व अनुपात है ऋण नियंत्रण से। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी जो है वित्त मंत्रालय होता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है वित्त मंत्रालय। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा के निर्यात से। सी आंसर होगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा से हो जाएगा। इन चारों में लोहा, चाय, कपड़ा, रबड़। ठीक है, तो इनमें कपड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार जिसमें विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तो तिलहन शामिल नहीं है। गेहूं, चावल और दाल शामिल है लेकिन तिलहन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? तो 31 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
तो 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना है। ठीक है, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 19 अगस्त 1994 को भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। चालू खाते में आपके उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता, जैसे करो। ये ध्यान रखेंगे कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। इसका सकल राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें मतलब किस कर से कितना किसका सबसे ज़्यादा से कम कर की ओर बताना है, अवरोही क्रम। ठीक है, कि निगम कर से कितना आता है, कस्टम से कितना आता है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना होता है। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं इसमें कैसे। तो इसमें निगम कर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, उसके बाद कस्टम से, उसके बाद संघ उत्पाद शुल्क से, और उसके बाद कस्टम से है। ठीक है, आंसर यही होगा, ये आंसर। लेकिन इसको इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना होता है हर साल। और ये देखिए, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विनिर्माणी क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा है? तो इसको भी अब इसका परिभाषा चेंज हो गया है एमएसएमई का। ठीक है, तो उसके अनुसार क्वेश्चन आएगा। ये अब उपयोगी नहीं है, लेकिन एमएसएमई का जो परिभाषा कितना करोड़ रुपए से कितना करोड़ रुपए माइक्रो मीडियम और माइक्रो स्मॉल और मीडियम का है, तो उसको देखना पड़ेगा सर्वे में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, तो नहीं, ये गलत हो गया। और रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अपने दीर्घकालिक उधार पर लेता है, तो ये भी गलत हो गया। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी आंसर हो जाएगा, न तो एक न तो दो। ठीक है, तो बैंक देखिए क्या होगा, इसका मतलब बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेती है। ठीक है, दीर्घकालिक पर, ना कि अल्पकालिक। यहाँ अल्पकालिक दे दिया है, दीर्घकालिक होता तो सही होता। ठीक है, क्योंकि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक 3 से 12 महीने उधार पर लेता है, जबकि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार पर लेता है। ठीक है, ये दोनों उल्टा कर दिया गया है, यहाँ दीर्घकालिक होता, यहाँ अल्पकालिक होता, तब सही होता। ठीक है, ऐसे दोनों गलत हो गया क्योंकि उलट दिया गया है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002-03 में नकारात्मक हो गई थी। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002-03 में नकारात्मक हो गई थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
तो सही है। वर्षा बीमा, वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। वर्षा बीमा योजना AICIL द्वारा 2007 में लागू की गई थी। ध्यान रखेंगे। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो क्या शामिल है? भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है क्या? तो CRR, ये भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है क्या क्या? तो CRR और SLR को कम करना, सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, तो ये भी सही है। और ब्याज दर का अविनियमन, तो ये भी सही है। ठीक है, ब्याज दर का अविनियमन, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 में पेश किया गया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो 2011-12 में पेश किया गया था। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो किसका? तो राजस्व व्यय का आइटम है ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो राजस्व व्यय का आइटम है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब 2025-26 ऐसे करके वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये उपयोगी नहीं है, लेकिन HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जो कि UNDP द्वारा जारी की जाती है। तो 2025-26 जो होगा उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसको करंट में देखना पड़ेगा। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचकांकों में से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? तो कौन सा इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी हो गया, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये भी हो गया, और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये भी हो गया। चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों CSO द्वारा संकलित किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सही हो गया, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यही भी सही, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सब CSO द्वारा संकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो 1972, 73 और 1976, 77 में व्यापार संतुलन अनुकूल था। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो 1972, 73 और 1976, 77 में। ठीक है, 1972, 73 और 76, 77 में व्यापार संतुलन अनुकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है? तो अभी इसको भी अपडेट करना पड़ेगा कि तिलहन का उत्पादन अभी 2025, 2024 ऐसे जो रिसेंट वाला है होगा उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या हैं? आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है इनमें? तो पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इनमें सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो है पोटेशियम। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था नागासाकी में? तो नागासाकी में प्लूटोनियम बम का उपयोग किया गया था। ठीक है, प्लूटोनियम का, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम का। वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम प्लूटोनियम 239 का विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए नाभिकीय बम यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा में यूरेनियम 235 का और नागासाकी में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नागासाकी में प्लूटोनियम बम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन है, सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन मिलता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन, ये आंसर हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। पादप कली है, पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली है क्या? तो एक भ्रूणीय टहनी है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था, ये आंसर हो जाएगा। आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो वो है आयनीय विकिरण, सी आंसर हो जाएगा। आयनीय विकिरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयनीय विकिरण होगा आंसर यहाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, भी ध्यान रखेंगे। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो क्या है? संक्रामक रोग है। टाइफाइड तथा कॉलरा क्या है? टाइफाइड तथा कॉलरा है संक्रामक रोग है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। जीवाणु की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की थी, लीवेनहॉक ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, ये आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है।
सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वो है माइकोप्लाज्मा। सी आंसर हो जाएगा। ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? तो ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपित हुआ था कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना? 200 सीसी होता है। सी आंसर होगा। सी आंसर होगा। ठीक है, 200 सीसी होता है। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 200 सीसी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से लोक सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। ध्यान रखेंगे। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार आपको पता है कि छठ पूजा बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्योहार है। डी आंसर। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको पता है कि जो 10वें सिख गुरु थे, अंतिम सिख गुरु, उन्हीं का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गोविंद सिंह का। डी आंसर होगा। ठीक है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना, और उन्होंने क्या की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था। जबकि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। हरगोबिंद सिखों के 6ठे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे ने स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब की नींव रखी तथा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु थे, ने स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब की नींव रखी तथा गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया था। इन्हीं ने, गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर की स्थापना इनके चौथे गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में की थी। अमृतसर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए, डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बिहार के रोहतास जिले में है ना, बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा तथा रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर भी काफ़ी पूछा जाता है रेशमी उद्योग के लिए। ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर को ध्यान रखेंगे, बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है रेशम वस्त्र उत्पादन उद्योग के लिए। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसको अपडेट करेंगे वन रिपोर्ट से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, देखिए अलग से हम लोग सेंसस भी कर लेंगे। ठीक है, सेंसस भी और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी। ठीक है, जो अपडेटेड फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा 2023 वाला है वो वाला कर लेंगे, और सेंसस जो अभी तक 2011 का ही चल रहा है उसके इंडिया का भी कर लेंगे और बिहार का भी कर लेंगे। वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, उससे अपडेट करेंगे आप। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इनमें से अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील
निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है इनको, ठीक है। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। जनता पार्टी के संस्थापक भी थे तथा समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। समाजवाद ही क्यों इन्होंने पुस्तक लिखी थी जयप्रकाश नारायण, पूछा जाता है। समाजवाद ही क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण की ही पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो इनमें से बिहार का किसान नेता, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? निम्नलिखित में से चयन कीजिए। तो बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद और विद्यानंद भी थे ना, स्वामी विद्यानंद। सहजानंद का जन्म 1889 में बिहार में हुआ था, जबकि वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात के एक कृषक परिवार में हुआ था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल ने गुजरात में 1928 में बारडोली सत्याग्रह चलाया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में हुआ था। तभी वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जबकि स्वामी सहजानंद ने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद ने स्वामी सहजानंद ने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। चयन कीजिए इनमें से बिहार का किसान नेता। तो बिहार के किसान नेता इनमें डी दिया है, स्वामी सहजानंद दिया है, ठीक है, स्वामी सहजानंद। विद्यानंद भी होंगे ना, इस पे डाउटफुल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ख़त्म हो गया, अब करंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया 56वीं से 59वीं का जो बीपीएससी का पेपर था, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसको अब आगे नेक्स्ट में अगला पेपर करेंगे, ठीक है। और यूपीपीसीएस का भी करेंगे कुछ दिनों में स्टार्ट। और अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।